नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन एसएसबी वेटनरी और डीएसएसबी वेटनरी और दोस्तों राजस्थान के अंदर एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर की जो वैकेंसी होने वाली है, लगातार दोस्तों इन वैकेंसी के लिए दोस्तों वेटनरी से संबंधित क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आज जो भी भाई हमारे साथ में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आपको यहाँ पर वेटनरी से जुड़ी हुई हर एक भर्तियों का नोटिफिकेशन और एग्जाम से संबंधित दोस्तों क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। चलिएगा दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेस चक्र की मेट स्ट्रेस अवस्था में रक्तस्राव ब्लीडिंग देखी जाती है हिप्पर गाय के अंदर, कुतिया में, घोड़ी में या दोस्तों सूअर के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो स्ट्रेस चक्र की मेट स्ट्रेस अवस्था होती है उसमें दोस्तों जो ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, वो दोस्तों हिप्पर काउ गाय के अंदर दोस्तों ये देखी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के दौरान पशुओं में अंडे की कौन सी स्टेज पाई जाती है। कि जब अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन होता है तो उसके दौरान जो एनिमल्स होते हैं दोस्तों उसमें अंडे की कौन सी स्टेज पाई जाती है। गोनिया अवस्था, प्राथमिक ऊसाइट, द्वितीयक ऊसाइट या दोस्तों अंडज। तो दोस्तों जब ओव्यूलेशन होता है तो पशुओं में जो अंडा होता है उसकी जो अवस्था होती है द्वितीयक ऊसाइट अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था होती है? सेकेंडरी ऊसाइट अवस्था होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोड़ी व कुतिया में मध्यकाल की लंबाई, हीटिंग पीरियड की लंबाई दोस्तों क्रमशः कितनी होती है। घोड़ी और दोस्तों कुतिया के अंदर दोस्तों आपको मध्यकाल की लंबाई बता देनी है कि कितनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे घोड़ी के अंदर। तो दोस्तों घोड़ी के अंदर जो मध्यकाल की लंबाई होती है वो 6 दिनों की होती है और दोस्तों बिच के अंदर 9 दिनों की होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 दिन और 9 दिन, यानी घोड़ी में मध्यकाल कितना लंबा होगा? 6 दिनों तक, और कुतिया में दोस्तों 9 दिनों तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भेड़ों में एब्रोशन स्ट्रोम का कारक क्या होता है। दोस्तों जो भेड़ों में गर्भपात होता है स्ट्रोम का कारक वो कौन सा होता है? ब्रुसेलोविब्रिया, कैम्फिलोबैक्टीरियो या सेकंड एंड थर्ड। तो दोस्तों जो भेड़ों में एब्रोशन होता है, गर्भपात होता है, स्ट्रोम का कारक, तो दोस्तों विब्रियो और कैम्फिलोबैक्टीरिया दोनों ही होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गाय व भैंस में कृत्रिम गर्भाधान का सही स्थान क्या होता है। कि जो गाय होती है और भैंस के अंदर दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान करने का सही स्थान कहां पर होता है, यानी किस एरिया में दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान एआई करनी चाहिए गाय और भैंस में दोस्तों बता देनी है। तो दोस्तों गाय होती है, गाय में तो दोस्तों मिड एस्ट्रस के अंदर करनी है और दोस्तों जो भैंस होती है इसमें मिड सर्विक्स के अंदर दोस्तों एआई कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमन स्ट्रो के बारे में सत्य कथन कौन सा होगा। जो सीमन स्ट्रा होती है उसके बारे में दोस्तों सत्य कथन आपको बताना है कि फ्रेंच स्ट्रा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी हुई होती है। दोस्तों सही होती है कि जो फ्रेंच स्ट्रा होती है पीवीसी की बनी हुई होती है। ठीक है, अगला कथन देखते हैं कि सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली स्ट्रा जो फ्रेंच मिनी स्ट्रा है दोस्तों, ये भी आपका राइट होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो गए। बात करें प्रति सीमन स्ट्रा 20 से 30 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। हाँ जी मेरे दोस्तों, तीनों के तीनों जो ऑप्शन है कथन है आपके सही है। उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज आपके राइट हो जाएंगे, तीनों कथन इसमें सही होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह अस्थि भंग जिसमें अस्थि के 2 से अधिक टुकड़े हो जाते हैं तथा उनकी फ्रैक्चर लाइन एक बिंदु पर आकर के मिलती है क्या कहलाता है। कि ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर एक हड्डी के 2 से अधिक टुकड़े हो जाए और दोस्तों फ्रैक्चर लाइन जो होती है एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होता है दोस्तों कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। कम्युनेटेड फ्रैक्चर क्या होता है कि एक अस्थि का 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाना और दोस्तों वो फ्रैक्चर लाइन सारी की सारी एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती हो, कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर के आर पार बनने वाला घाव
जिसमें प्रवेश व निकासी के दोनों छिद्रों का आकार समान होता है। कि शरीर के जो आर पार बनने वाला घाव होता है जिसमें प्रवेश और निकासी के दोनों छिद्रों का आकार जो होता है दोस्तों समान होता है, इस प्रकार के घाव को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों प्रीफोर्टिंग जो घाव होता है इस प्रकार के घाव कहलाते हैं, कि जिनमें दोस्तों बनने वाले जो छिद्र होते हैं दोनों समान होते हैं, जिसमें प्रवेश द्वार और निकास द्वार यानी दोनों समान होते हैं। इस प्रकार के घाव को दोस्तों प्रीफोर्टिंग घाव बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर की गुहा में तरल पदार्थ के इकट्ठा होने से बनने वाली सिस्ट यानी हाइड्रोसिस्ट किस प्रकार की सिस्ट का उदाहरण होती है? कि जो शरीर की गुहा होती है उनके अंदर दोस्तों तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण एक सिस्ट बन जाती है। तो दोस्तों ये किस प्रकार की सिस्ट में का उदाहरण होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये सभी एडेक्शन जो सिस्ट होती है दोस्तों इस प्रकार का उदाहरण होता है एडेक्शन सिस्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में सूंघने वाले निश्चेतक इनहेल्ट का उदाहरण नहीं होगा। कि कौन सा एक ऐसा निश्चेतक है जो सूंघने वाला निश्चेतक दोस्तों नहीं होगा? क्लोरेल हाइड्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म या ईथर? तो दोस्तों जो क्लोरेल हाइड्रेट है ये दोस्तों सूंघने वाला निश्चेतक नहीं होगा। बाकी के तीनों नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म और ईथर ये दोस्तों सूंघने वाले निश्चेतक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु पोषण का पितामह किसे कहा जाता है? पशु पोषण का जो दोस्तों पितामह है यानी वो लेवासियर को बोला जाता है। पशु पोषण के फादर जो हैं दोस्तों लेवासियर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किस को निसंक्रमित करने में किया जाता है? कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है दोस्तों वो किसको निसंक्रमित करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों गम बोट को भी, एनिमल फार्म को भी और शेल्टर हाउस को भी दोस्तों। तो ऑल ऑफ दीज इसका उपयोग हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भ्रूणीय विकास की आनुवांशिकता क्या कहलाती है? जो भ्रूणीय विकास होता है दोस्तों उसकी आनुवांशिकता क्या कहलाएगी? तो दोस्तों उसकी आनुवांशिकता को आप बोलते हैं परिवर्तनीय आनुवांशिकता जो होती है ये भ्रूणीय विकास की आनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुअर में एलोथिन जीन किसका उदाहरण होता है? जो सुअर में दोस्तों एलोथिन जीन होते हैं ये पॉलीट्रोपिक जीन का दोस्तों उदाहरण होता है। किसका होता है? पॉलीट्रोपिक जीन का उदाहरण होते हैं सुअर में एलोथिन के जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रोग की ऐसी श्रेणी जिसमें रोग होते हुए भी रोग के लक्षण नहीं आते हैं। कि रोग की ऐसी कौन सी श्रेणी होती है कि रोग के होते हुए भी उस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं? पर एक्यूट, एक्यूट, कैरियर या क्रोनिक अवस्था? तो दोस्तों ऐसी जो अवस्था होती है ये कैरियर अवस्था होती है जिसके अंदर बीमारी होते हुए भी उस बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के किसी भाग का अस्थायी लकवा क्या कहलाता है? कि किसी भी शरीर के अंदर अस्थायी लकवा आ जाता है तो दोस्तों ऐसा लकवा क्या कहलाएगा? पैरासिस कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाएगा? पैरासिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में फोर्जन बॉडी सिंड्रोम है। तो दोस्तों इनमें से आपको फोर्जन बॉडी सिंड्रोम बताना है कौन सा होता है? तो दोस्तों जो टेरामेटिक रेक्टिलाइट्स होते हैं ये दोस्तों फोर्जन बॉडी सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेसेज टेस्ट निम्न में से खालिस्तान का परीक्षण होता है। जो नेसेज टेस्ट होते हैं दोस्तों निम्न में से किसका परीक्षण होता है? एंथ्रेक्स का, पशु माता का, गलघोटू का या दोस्तों थनेला का? तो दोस्तों यह थनेला नामक बीमारी का जो टेस्ट होता है ठीक है कौन सा? नेजेस टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से जूनोटिक रोग नहीं होगा। कि कौन सा रोग है दोस्तों जो जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है? लिस्टेरियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, टेटनस या रिंगवर्म डिजीज? तो दोस्तों जो आपकी ये टेटनस डिजीज होती है एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज का उदाहरण नहीं होगा। बाकी तीनों के तीनों जो है जूनोटिक डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुर्गियों में आइमेरिया प्रजाति से सफेद चिकने दस्त वाला रोग कौन सा है? कि जो मुर्गियों में आइमेरिया प्रजाति होती है उससे दोस्तों सफेद चिकने जो दस्त होते हैं वो रोग कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इस प्रकार के रोग को कोक्सीडियोसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोक्सीडियोसिस। जो डिजीज होती है आइमेरिया प्रजाति की मुर्गियां होती हैं इनके अंदर दोस्तों सफेद चिकने दस्त का मुख्य कारण बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से लीवर फ्लूक होता है? ऑप्शन दिए हैं आपको दोस्तों, इनमें से आपको छांटना है लीवर फ्लूक कौन सा होगा। तो दोस्तों जो फेसुला है ये लीवर फ्लूक का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गर्भकाल के द्वितीय तिमाही में गर्भपात के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो दोस्तों जो गर्भकाल की दूसरी तिमाही होती है उसमें जो गर्भपात होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो दोस्तों जो विब्रियोसिस नामक जो डिजीज होती है इसके अंदर जो गर्भ काल की दूसरी तिमाही होती है दोस्तों, तो उसके अंदर गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न हार्मोन मूत्र में पोटेशियम आयन का उत्सर्जन बढ़ाता है, कि कौन सा हार्मोन है जो दोस्तों मूत्र में पोटेशियम आयन का उत्सर्जन बढ़ाता है। तो दोस्तों जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है आपका, ये मूत्र के अंदर दोस्तों पोटेशियम आयन की उत्सर्जन को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आज की इस क्लास का अपना, कि यूरिया की अम्लीयता को समाप्त करने वाला अंग कौन सा होता है। दोस्तों जो यूरिया की अम्लीयता होती है उसको समाप्त करने के लिए कौन सा अंग होता है, बल्बोरिल जो ग्रंथि होती है दोस्तों, ये ग्रंथि जो होती है दोस्तों यूरिया की अम्लीयता को दोस्तों नष्ट करने का कार्य करती है। दोस्तों इसी तरीके से वेटनरी से जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन पाने के लिए और भर्तियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीश्याम क्लासेस के साथ में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।